उपस्थित हैं और हम लोग रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 7 का आवर सॉइल। हमारा चैप्टर है आवर सॉइल, इसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा, किस प्रकार मिट्टी तैयार होती है और मिट्टी के प्रकार टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अलग अलग प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है जो अलग अलग फसलों के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे प्रिजर्विंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कैसे बचाया जाए या कैसे संरक्षित रखा जाए, उसकी चर्चा एक बार हम लोग करेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल सो दैट मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। कैसे बचाएंगे उपजाऊ क्षमता को? सबसे पहला जो आता है तरीका है ना, यूजिंग ऑफ मैन्योर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। जैविक खाद, जैविक का इस्तेमाल करके और रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करके, केमिकल फर्टिलाइजर मतलब रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करके हम मिट्टी की फर्टिलिटी को हम मेंटेन रख सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो मेथड है वह है रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। इट मीन्स कि फसल को बदल कर लगाना, रोटेशन करना, उसका रोटेट करना, यानी एक निश्चित समय सीमा पर जो है चेंज कर देना फसल। जैसे कि हम गेहूं की खेती कर रहे हैं लगातार, तो फिर उसमें 2 साल के बाद या 3 साल के बाद उसमें कोई और फसल लगा दें, इसी को रोटेशन ऑफ क्रॉप्स कहते हैं। और इससे जो है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वो बरकरार रहती है, फर्टिलिटी जो है वो बरकरार रहती है। उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड। विभिन्न प्रकार की फसलों को एक खेत में लगाने को मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। और मिक्स्ड फार्मिंग जो है ये भी एक तरीका है फर्टिलिटी को मेंटेन रखने का, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने का यह भी एक तरीका है। तो इस प्रकार से हम प्रिजर्व कर सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को, क्योंकि खेती करने के लिए सॉइल का फर्टाइल होना अत्यंत जरूरी है। अगर सॉइल फर्टाइल है तभी हम उसमें सही ढंग से खेती कर सकते हैं, है ना। अगला टर्म आता है प्रिजर्विंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के बाद जो टर्म है वो है सॉइल इरोजन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सॉइल इरोजन क्या होता है? द अपर लेयर ऑफ द सॉइल कंटेन्स ए लॉट ऑफ मिनरल्स एंड ह्यूमस फॉर प्लांट्स टू ग्रो। जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है उसमें कई सारे खनिज और ह्यूमस पाए जाते हैं जो प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं, प्लांट को बढ़ने में, डेवलप करने में मदद करते हैं। और इस सॉइल को वाटर अथवा विंड के द्वारा जब इसको बहा ले जाया जाता है तो इस प्रक्रिया को सॉइल इरोजन कहा जाता है। When the top soil is carried away by running water or wind from the fields, then it is known as, it is called the soil erosion. It reduces the fertility of the fields. मिट्टी की जो ऊपरी परत है इसको हवा पानी या पानी के द्वारा बहा के ले जाया जाना, यह सॉइल इरोजन या सॉइल इरोजन कहलाता है। और जब सॉइल इरोजन होता है तो जो ऊपरी परत है जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं या ह्यूमस पाए जाते हैं, वह परत जो है वहाँ से हट जाती है। मिट्टी का वो भूभाग, वो अंश जो है वहाँ से हट जाता है, जो खेती के लिए, जो प्लांट्स के ग्रो करने के लिए उपयुक्त होता है, ज़रूरी होता है। तो इससे क्या है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है कम हो जाती है।
व्हाट इज द रीजन ऑफ सॉइल इरोजन? कारण क्या है ना? सॉइल इरोजन का कारण क्या है? सबसे बड़ा जो फैक्टर है सॉइल इरोजन का, है ना, वो है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कटाई। बड़े पैमाने पे लोग अपने इस्तेमाल के लिए, अपने काम में इस्तेमाल के लिए पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है बड़े पैमाने पर। वह मिट्टी, वह जो है सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण है। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन ए लार्ज नंबर। दूसरा, इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे ओवर ग्रेजिंग उत्पन्न होता है। और ओवर ग्रेजिंग जो है सॉइल इरोजन के रिजल्ट के रूप में सामने आता है। तो सबसे पहला कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, अदर रीजन इज ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रिकॉशंस। खेती के लिए जो उपयुक्त जो व्यवस्था है उसको नहीं करने की वजह से, जो सही ढंग है खेती करने का, उसको अगर सही प्रकार से नहीं किया जाता है तो यह भी एक कारण है सॉइल इरोजन का। इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रिकॉशंस, जो खेती से संबंधित जो सावधानियां हैं उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है, तो यह कारण एक कारण बनता है सॉइल इरोजन का। तो 3 causes are there of soil erosion, that are, first one is cutting down of trees in a large number, जिसको deforestation भी हम लोग कहते हैं, and another is overgrazing of animals, and third one is improper agriculture precautions. ओके, तो ये सब कारण है सॉइल इरोजन के। अब इसको हम लोग कैसे इससे बचाव करेंगे? हाउ डू वी कंजर्व आवर सॉइल? मिट्टी को कैसे बचाएंगे हम लोग, कैसे संरक्षण करेंगे इसका? सबसे पहले सॉइल कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले जो जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है वो है पेड़ पौधों की कटाई को रोकना। पेड़ पौधों की कटाई को हम अगर रोकते हैं या उसको कम करते हैं तो हम सॉइल इरोजन से बच सकते हैं। ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स मस्ट बी कंट्रोल। ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करके हम सॉइल को प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाकर हम मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। अगला जो स्टेप है टेरेस फार्मिंग शुड बी डन ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स सो दैट द फर्टाइल सॉइल इज नॉट वॉश्ड अवे बाय रेन एंड वाटर। टेरेस फार्मिंग के माध्यम से पहाड़ियों पे जो है टेरेस फार्मिंग की जाती है, स्लोप ऑफ द हिल्स, और इससे जो है हम मिट्टी के बहाव को रोक सकते हैं टेरेस फार्मिंग के माध्यम से, है ना। ओपन फील्ड शुड नेवर बी लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, और किसी भी खेत को, किसी भी फील्ड को जो है खाली नहीं छोड़ना। ये भी एक तरीका है मिट्टी को संरक्षित करने का। किसी भी खेत को खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ फसल उसमें जरूर लगाना है। दे शुड ऑलवेज बी कवर्ड विथ सम क्रॉप्स और ग्रास, अगर कुछ नहीं तो कुछ ग्रास ही, कुछ घास उसमें हम लगा दें, है ना, ताकि खेत खाली ना हो। और यह भी एक कारण है, इस वजह से हम मिट्टी की को संरक्षित कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। ओपन फील्ड शुड नॉट नेवर बी लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, है ना, खाली नहीं छोड़ना है। किसी भी खेती के लायक जो ज़मीन है उसको खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ फसल उसमें अवश्य लगाना है ना।
तो दीज आर द मेथड्स टू प्रिजर्व सॉइल या कंजर्व सॉइल। तो इस प्रकार से हम मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बचा सकते हैं, है ना, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो इस रिवीजन क्लास में हम लोगों ने सॉइल के बारे में पढ़ा, किस प्रकार मिट्टी तैयार होती है, सॉइल किस प्रकार तैयार की जाती है, मिट्टी किस प्रकार तैयार की जाती है, और मैंने आपको बताया कि लाखों वर्ष लगते हैं इसको तैयार होने में, और इस प्रोसेस को वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। चट्टानों के टूटने से जो है छोटे छोटे टुकड़े में मिट्टी तैयार होती है ना। कुछ फैक्टर हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन और फर्टिलिटी उस पर डिपेंड करती है। इन फैक्टर्स पे टाइप ऑफ पैरेंट रॉक, है ना, क्लाइमेट ऑफ द रीजन, टोपोग्राफी, biological factors and time. These are the factors which affect the formation and fertility of the soil. We read about the different type of soil: alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and sandy soil. विभिन्न प्रकार की मिट्टी, उसकी उपजाऊ क्षमता, उसके रीजन, क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया रिवीजन क्लास में। विभिन्न प्रकार की फसलें अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में जो है उपजाए जाते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पे हम लोगों ने फिर से एक बार की। और उसके बाद प्रिजर्विंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, किस तरह से हम सॉइल की उपजाऊ क्षमता को बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ मेथड्स के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें यूजिंग ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स एंड मिक्स्ड फार्मिंग, इस तरह के मेथड अपनाने से, इस तरह के तरीकों को अपनाने से हम प्रिजर्व कर सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। एंड देन सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन किस प्रकार होता है, क्या कारण है इसके, और किस तरह हम इसको बचा सकते हैं, किस तरह इसको हम रोक सकते हैं, इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस रिवीजन क्लास में सारी चीज़ों की चर्चा हुई। तो एक बार फिर से चैप्टर 7 जो है शॉर्ट में मैंने आपको इसके बारे में बताया क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में। अब हम लोग एक बार फिर से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, और जिन लोगों ने उस टाइम क्लास नहीं किया होगा वो अगर क्लास कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को कर लें, और जिन्होंने किया हुआ है एक बार फिर से उसको मैच कर लेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से एक बार। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द मोस्ट फर्टाइल, फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज, है ना, ऑप्शन है आपका ब्लैक सॉइल, अलुवियल सॉइल, लेटेराइट सॉइल एंड सैंडी सॉइल। और चैप्टर को पढ़ने के बाद, यहाँ तक कि अब रिवीजन भी कराया गया है, तो रिवाइज करने के बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि अलुवियल सॉइल जो है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है। Another question, the second question is which crop is suitably grown in black soil? ब्लैक सॉइल में सबसे किस फसल के लिए उपयुक्त है ब्लैक सॉइल? कॉटन, टी, कॉफी, जूट, कॉटन, है ना। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन। थर्ड क्वेश्चन, द कलर ऑफ रेड सॉइल इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है, किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? तो आयरन की उपस्थिति की वजह से होता है। द कलर ऑफ रेड सॉइल इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द थार डेजर्ट? थार डेजर्ट में किस तरह के सॉइल पाए जाते हैं? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, सैंडी सॉइल। थार डेजर्ट यू नो कि वहाँ पे सैंड की उपस्थिति बहुत ज़्यादा होती है, तो थार डेजर्ट में जो है सैंडी सॉइल पाया जाता है। फिफ्थ, सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय, किस वजह से होता है सॉइल इरोजन? फर्स्ट वन इज क्रॉप रोटेशन, सेकंड मिक्स्ड फार्मिंग, थर्ड फर्टिलाइजर्स एंड डी ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग इज द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन इस जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में
आपका डी ऑप्शन होगा ओवर ग्रेजुएट। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स टू फॉर्म द सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इसको वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। डैश इज फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमस इज फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड है टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स। फोर्थ, डैश इज ए गुड फॉर ग्रोइंग राइस एंड व्हीट क्रॉप्स। alluvial soil is good for growing rice and wheat crops. Open fields should always be under some crop or grasses. ठीक है, तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स एक बार फिर आप लोग मैच कर रहे हैं और करना जरूरी है आपके लिए। अगर आपने कुछ खुद से गलत कर रखा है तो उसको एक बार करेक्शन करने का आपको मौका दिया जा रहा है। तो आगे हम लोग फिर जो है मैच द फॉलोइंग आप करवाया जा चुका है। जो भी चीज़ें हैं वो दोबारा से मैं उसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से। मैच द फॉलोइंग में सैंडी सॉइल है, देखिए कहाँ पे होगा सैंडी सॉइल। थार डेजर्ट मैच कर कीजिए थार डेजर्ट से। माउंटेन सॉइल जो है माउंटेन सॉइल हिमालय रीजन। अलुवियल सॉइल रिवर डेल्टा। ब्लैक सॉइल इग्नियस रॉक्स। ब्लैक सॉइल वोल्केनिक रॉक्स। और रेड सॉइल जो है वो इग्नियस रॉक्स। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर 7 को रिवाइज किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है चैप्टर 8 को रिवाइज करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग घर पे चैप्टर्स को पढ़िए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, करवाया जा चुका है उसको याद कीजिए, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8। आज अपने क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।